हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तक्षशिला IAS एकेडमी। और इस समय आप लोग सभी बारिश का आनंद ले रहे होंगे, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए 69 BPSC का मॉडल सेट भी लेकर आया हूँ और मैं खुद से क्वेश्चन बनाता हूँ। क्वेश्चन मैं कहीं बाहर से लेता नहीं हूँ और मेरा दावा रहता है कि मेरे सेट में से मैथ को छोड़कर कम से कम तो आपके 110 क्वेश्चन आने चाहिए। अब रही बात कि उस सेट में से आप कितना क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। और मेरा ऐप भी है तक्षशिला IAS एकेडमी के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप निकाल सकते हैं। उसमें मैं सेट भी दे रहा हूँ आपको और उस सेट को आप डाउनलोड करके PDF को लेकर आप बना सकते हैं। उसमें मैंने आंसर भी डाल दिया है और अब से मैं शुरू किया हुआ हूँ कि आप लोगों के लिए हिस्ट्री का और पॉलिटी का ये 2 पेपर मेरा है, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन के साथ आप लोगों को वीडियो भी दे रहा हूँ, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मैं सबसे आग्रह करूँगा कि एज ए टीचर तो स्टूडेंट से जल्दी कुछ मांगता नहीं है और मांगना भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी के डेट में मजबूरी हो गई है कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ से फ्री में आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और मैं पहले इसको अवॉइड करता था। मुझे लगता था कि स्टूडेंट जब मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए और जब मैं उन्हें डांट फटकार भी देता हूँ, कभी कभी 2-4 तमाचे भी मैं लगा देता था, क्योंकि मैं देखता था कि मेरे तमाचे का असर कुछ और होता है, ठीक है। लेकिन आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट ऑफलाइन आना नहीं चाहते हैं। ऑनलाइन में वैसा असर कारक है भी नहीं, क्योंकि मैं भी कई ऑनलाइन को देखता हूँ। जब तक स्टूडेंट मेरे पास नहीं आएंगे और जब तक मेरे डांट फटकार और मेरे दुलार का आनंद नहीं लेंगे, तब तक स्टूडेंट का रिज़ल्ट भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। एनीवे, फिर भी एक प्लेटफॉर्म है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक आप लोग यूज कीजिए, फ़ायदा उठाइए। क्योंकि टीचर हमेशा जीवित नहीं रहते हैं, लेकिन उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर किसी स्टूडेंट का अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो वह टीचर बरसों बरस तक ज़िंदा रहते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और मेरे पास पीछे आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन लगा हुआ है, लेकिन इसके लिए मेरे पास कैमरा उतना इफ़ेक्टिव है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि इधर से ही आप लोगों को शॉर्ट वीडियो बनाकर दूँ। आइए, ओके, देखते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ सारा का सारा इसमें दिया हुआ है और क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है एकदम UPSC के पैटर्न पर बनाया हुआ है। और पहले भी मैं दावा ठोक कर करता था कि इतने क्वेश्चन आएंगे मेरे सेट से, और इस बार भी आप लोग फ्री में आप लोग वहाँ से PDF मेरा डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से। मैं आप लोग को लिंक दे दूँगा। और अभी भी मैं दावा करता हूँ कि मेरे सेट से इतने क्वेश्चन आपको आएंगे, 110+ क्वेश्चन मेरे सेट से रहेंगे आपको, मैथ को छोड़कर। इस तरह से मैंने क्वेश्चन को बनाया हुआ है, क्योंकि मैं क्वेश्चन बनाते बनाते भी टर्न कर देता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि मुग़ल और मराठों की जो सैन्य गठन था वह दशमलव पद्धति पर आधारित था। इसलिए दशमलव पद्धति पर मुग़लों की भी सेना आधारित थी और मराठों की भी सेना दशमलव पद्धति पर आधारित थी। यानी पहला जो यूनिट होगा वह 10 होगा, 10 के बाद का जो यूनिट होगा वह 100 होगा, 100 के बाद का जो यूनिट होगा वह 1000 होगा। इस तरह से दशमलव पद्धति पर, यानी कि मराठों की जो सैन्य व्यवस्था है वह भी मुग़लों की सैन्य व्यवस्था की ही कॉपी थी। ओके, मुग़लों की सैन्य व्यवस्था में मीर बख्शी कौन होते थे? तो सेनापति होते थे। और मराठों में सर-ए-नौबत दोनों का पोस्ट बराबर था। मराठों की भू राजस्व नीति भी मुग़लों से ही प्रभावित थी। ओके, इसलिए देख रहे हैं यहाँ कि कथन कौन सा सही नहीं है, तो सारे के सारे कथन सही हैं। इसलिए आंसर चला जाएगा किस में? आंसर चला जाएगा ई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मराठा पेशवा ने हैदर अली को 2 बार पराजित किया था?
इसलिए हम लोग जानते हैं कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1761 में, और 1761 में मराठे बुरी तरह से हार गए। मराठे बुरी तरह से हारने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मराठों का पतन ही हो गया, लेकिन इसी समय में 1761 में माधवराव पेशवा बनकर आए। और माधवराव के बारे में कहा जाता है, इंग्लिश इतिहासकार इसका आकलन करते हैं कि पानीपत के युद्ध के बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु ने मराठों को उतना नुकसान नहीं किया जितना माधवराव के असामयिक निधन से। ठीक है, इसलिए इस समय 1761 में ही एक राज्य का उदय हुआ जिसको हम लोग मैसूर राज्य के नाम से जानते हैं। और माधवराव ने दो बार हैदर अली को पराजित कर दिया, एक बार 1762 में और एक बार 1764 में। इसलिए आंसर आपका जा रहा कहाँ पे, सी पर जा रहा। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि आंसर को पढ़ते समय कथन सही है और सही नहीं है, इस पर ज़रूर ध्यान देंगे, और नहीं तो आपका जाना हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर 3, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ वैदिक काल में हुआ था। ये गलत है, रॉन्ग है। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें से हम लोग देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। ए में केवल 1 है, बी में केवल 2 है, ठीक है, और सी में क्या है कि 1 और 2 है। तो सी में जब 1 और 2 है तो आप देखते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कथन कितने हैं, मेरे पास कथन 3 है। तीसरे कथन में है कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कुषाणों के काल से हुआ, और बुद्ध की मूर्ति कुषाणों ने बनवाई थी, कनिष्क ने बनवाई थी। और इससे आंसर आपका कहाँ चला जा रहा है, 1 2 3 चला जा रहा है। यानी पहली बार भारत में मूर्ति पूजा का सिंधु घाटी सभ्यता के बाद स्पष्ट रूप से अगर मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ तो कब हुआ, यह हुआ पोस्ट मौर्य दौर में, यानी कुषाणों से आरंभ हुआ था। ओके, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था, नेपाल नहीं भेजा था। अशोक का सबसे छोटा लेख रुमेंदेई का लेख है, और पोट्रेटी पैथेलर ने 1750 में सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज की थी। इसलिए इसमें कथन कौन सा सही नहीं है, तो कथन कौन सा सही नहीं है इसको लगाइए। चैतन्य महाप्रभु नदिया जिले में उत्पन्न हुए थे, चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति परंपरा में कीर्तन को जन्म दिया। इसलिए आज भी देखते होंगे आप लोग कि जो हमारा कार्तिक महीना होता है, कार्तिक महीना में गांव घर में आप लोग देखते होंगे कि लोग सुबह सुबह कीर्तन भजन करने के लिए निकलते हैं, पूरे गांव में राउंड लगाएंगे और कहीं पर वह एक जगह जाकर कीर्तन का समापन करेंगे। उसके बाद कार्तिक का उद्यापन भी होता है। इसलिए कीर्तन परंपरा की शुरुआत करने वाले कौन थे, तो चैतन्य महाप्रभु थे। अशोक ने किससे प्रभावित होकर, सीधा सीधा आंसर है उपगुप्त से प्रभावित होकर। निम्न कथन पर विचार कीजिए। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था, निश्चित रूप से दक्षिण भारत में हुआ था। कहा जाता है कि उत्पन्ना द्रविड़े, यानी द्रविड़ देश में उत्पन्न हुआ था, जिसमें कि अलवार और नैनार को हम लोग देखते हैं। अलवार कौन थे, तो अलवार जो थे यह थे शैव संत, और नैनार है वैष्णव संत। ठीक है, अलवार जो थे वह शैव संत थे और नैनार थे वैष्णव संत। इसलिए इसको याद रखना है कि अलवार में, अलवार कौन थे, तो अलवार थे अलवार थे वैष्णव संत और नैनार थे शैव संत। ठीक है, तो इसको आप लोग याद करेंगे क्योंकि दक्षिण भारत में अलवार में ही अंडाल आई थी और महान भक्ति संत थी, वह दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार किया और वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। पुष्टि मार्ग के अंतर्गत ही अष्टछाप आई थी। ओके, इसलिए आंसर आपका कहाँ जा रहा है, तो देखिए आंसर कहाँ जा रहा है। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, और आंसर आपका चला जा रहा है कहाँ पे, तो आंसर चला जा रहा है 1 से अधिक में। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। नंबर 1 गलत है।
हिंदू समाज में शुद्धिकरण के लिए नमस्ते अभिवादन का अभियान इन्होंने चलाया था। वेरी गुड, ये भी सही है। और अगला, इन्हें मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है भारत का। इसलिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन एक दारा सिकों का तोपची था? औरंगजेब के दरबार में भी रहा और सटोरिया द मुगल की रचना भी की। कौन है? तो यह है मनुची। नेक्स्ट, वासवन्ना, ये निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने आत्महत्या की थी? तो दसवंत ने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट देखिए, शेरशाह ने बंगाल को सरकारों में बांटा था, इसलिए बंगाल जो है ये विद्रोहों का नगर कहा जाता है। इसको छोटे छोटे यूनिट में इन्होंने बांट दिया, यानी प्रांत था और प्रांत को इन्होंने सरकारों में बांट दिया, जिलों में बांट दिया। सरकार का जो प्रमुख होता था यह सिकदार होता था, कारकुन नहीं होता था। ठीक है, सरकार जिला के समानांतर इकाई थी। इसलिए कौन सा कथन सही है? तो आपका कथन जा रहा है सही कौन? ए और सी जा रहा है सही। ठीक है, इसलिए आंसर इसमें डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। भारत का कौन सा पूर्ण स्वदेशी उपक्रम है? इसको छोड़ दीजिए, इसको बाद में हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन इसमें मिक्स हो गया है। मुगल काल में प्रचलित विनिमय व्यवस्था थी। मुगल काल में प्रचलित विनिमय व्यवस्था दाम थी। सल्तनत काल में जीतल था, यानी पूरा का पूरा काम काज जो होता था वह जीतल में, और यहाँ होता था जितने भी पेंशन वगैरह दिए जाते थे सारे के सारे दाम में दिए जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया था। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह कथन सही नहीं है, क्योंकि पर्णदत्त और चक्रपालित दोनों को स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त को यहाँ का बनाया था। ठीक है, और अशोक के समय में विदेशी रहा था, तुषास पर रहा था। तो इसलिए पहला कथन सही नहीं है, दूसरा और तीसरा यानी बी और सी सही है। इसलिए हम जाएंगे किस में? डी में जाएंगे। निम्न में से कौन चोल शासक को राष्ट्र को द्वारा पराजित किया गया था? इसलिए तक्कोलम का फेमस युद्ध हुआ था, और तक्कोलम के युद्ध में परांतक फर्स्ट को राष्ट्रकूट शासक ने पराजित कर दिया। राष्ट्रकूट की जीत हुई, लेकिन चोल शासन यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ था। यह परांतक वही हैं जिन्होंने स्थानीय स्वशासन का जिक्र किया था, जिस समय उत्तर भारत सामंतवादी चपेट में था। उस समय दक्षिण भारत में यह काफ़ी पॉपुलर शासक थे, परांतक फर्स्ट। और परांतक फर्स्ट की उत्तर मेरू अभिलेख काफ़ी अधिक चर्चित है, जो हमको स्थानीय स्वशासन की चर्चा के बारे में बताता है। नेक्स्ट देखिए, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सही बात है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना हो गई, और मलिक उस सरवर ने इसकी स्थापना की थी। यह पेशे से एक हिजड़ा था, और इसी ने सरकी साम्राज्य यानी पूर्व के स्वराज की स्थापना कर दी। सिकंदर लोदी नहीं, बल्कि बहलोल लोदी ने जौनपुर को फिर से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है, इसलिए फिर से दिल्ली सल्तनत का यह अंग बन गया। इसलिए क्वेश्चन रहेगा कि स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना किसने की थी, और फिर बाद में इसको समाप्त किसने किया था। इसलिए आंसर आपका चला जा रहा कहाँ पे? तो आप देख लीजिए, ए सही है, बी सही है, यानी आंसर आपका जा रहा कहाँ पे? डी में जा रहा है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को। बाद में कैनिंग ने इसको पढ़कर सुनाया इलाहाबाद से, और यहीं से भारत की भाग्य बदलनी शुरू हो गई। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके काल में बिछाई गई थी? डलहौजी के काल में, और इस समय एक प्राइवेट कंपनी थे। ठीक है, रेल लाइन ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर रेलवे कंपनी के द्वारा भारत में बिछाई गई थी, बम्बई से ठाणे के बीच में। यानी इस समय भी भारत में प्राइवेटाइजेशन चल रहा था, और कंपनी ने काफ़ी अधिक प्राइवेटाइजेशन भी किया था, जिसको अभी देखते हैं हम लोग, चाहे कितनों विरोध करें लेकिन प्राइवेटाइजेशन तो होना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम देने में खुदीराम बोस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी योजना किसने बनाई थी? तो युगांतर क्रांतिकारी दल ने, और जतीन्द्र नाथ मुखर्जी इसके प्रमुख थे। इसी ने योजना बनाई थी। सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी व्यक्ति यही थे, और इन्होंने बम विस्फोट मुजफ्फरपुर में किया था।
पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों के नीचे है, लॉर्ड वेलेस्ली का यह कथन है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जब मराठी बुरी तरह पराजित हो गए, उसके बाद उनकी यह घोषणा हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, बिल्कुल सही बात है। इसी के समय में ठगी प्रथा का अंत हुआ था, यह भी सही है। कर्नल स्लीमेन इसके कर्ता धर्ता थे और इन्हीं के द्वारा यह समाप्त किया गया था। इसलिए कथन पर विचार कीजिए तो डी पर विचार कीजिए आप लोग। और इसी तरह से अब क्वेश्चन आपके आएंगे, पूरा यूपीएससी पैटर्न पर ही क्वेश्चन आएंगे। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने 1843 में किया था। यह पहला राजनीतिक संगठन था अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। यह सही बात है कि यह जमींदारों के लिए था, लेकिन बाद में इन्हीं लोगों ने आम पब्लिक के लिए भी काम किया। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने। जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने की कारखाना स्थापित की थी? जाहिर है, इसमें तो कोई जा ही नहीं सकता है। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था, किसने लिया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने लिया था। ठीक है, इसलिए ये नहीं है आंसर में, ये नहीं है आंसर में। इसलिए चले जाइए आप ई में चले जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा कथन सही नहीं है? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में हुई थी। श्री राजगोपालाचारी इसके सदस्य थे, संस्थापक सदस्य थे, और इन लोगों ने ही मिलकर, मीनू मसानी हो गए, श्री राजगोपालाचारी हो गए। श्री राजगोपालाचारी भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। इसने कांग्रेस के जमींदारी उन्मूलन का भी विरोध किया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जमींदारी उन्मूलन का सिस्टम चलाया गया था। लेकिन ये लोग जो थे, यह जमींदारी उन्मूलन को नहीं बल्कि जमींदारी व्यवस्था को रखना चाहते थे। इसलिए कांग्रेस से इनकी मनमुटाव हो गई और इन्होंने इसको हटा दिया। नेक्स्ट है मंजूषा शैली। तो इसमें आपका आंसर चला गया, कौन सा आंसर चला गया? सही नहीं है, तो ई में आंसर चला गया। मंजूषा शैली कहाँ थी? अंग में। भागलपुर का क्षेत्र पड़ रहा है, मिथिलांचल का क्षेत्र पड़ रहा है। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो 2 सितंबर 1946 को, और 26 अक्टूबर 1946 को इसमें लीग शामिल हुआ था। मालती माधव भवभूति की रचना थी, और इस समय कालमुख और कापालिक 2 शैव संप्रदाय में प्रमुख थे। मालती माधव में माधव जो है यह नायक है और मालती नायिका है। ट्रायंगुलर लव स्टोरी है, और इसमें एक अन्य जो नायिका है वह चाहती है माधव से विवाह करने के लिए, और यह शमशान चली जाती है। शमशान में जो कापालिक संप्रदाय के जो साधक हैं उनसे बात की जाती है, और कहा जाता है कि मालती को बलि देनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मालती को लाया जाता है बलि देने के लिए, लेकिन माधव तब तक उसको बचा लेता है। इसलिए कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 सही नहीं है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे, और पाशुपत संप्रदाय जो है शैव धर्म में बहुत अच्छे संप्रदाय थे। हिंसा की कोई इसमें गुंजाइश नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि पाशुपत के लकुलिस जो थे उनको शैव का अवतार माना जाता है, शिव का। इन्होंने जाति पाति का विरोध किया। गुजरात के ये प्रमुख संप्रदाय थे। भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना किसने की? चूड़ामन ने की। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बार बना लिए होंगे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल गरम दल का एकीकरण हुआ। जाहिर सी बात है, सत्य है। लखनऊ पैक्ट का मतलब क्या? लीग और कांग्रेस दोनों ने समझौता कर लिया। कांग्रेस ने पहली बार मान लिया कि मुसलमानों को आरक्षण हमको देना चाहिए। मुसलमानों को आरक्षण कब मिल गया था? तो मुसलमानों को आरक्षण मिल गया था 1909 के अधिनियम से। इसमें स्वीकार कर लिया गया। जिन्ना भी एग्री हुए, और इस पर लीग के तरफ से जिन्ना ने और कांग्रेस के तरफ से तिलक ने साइन किया था। इसलिए दोनों का दोनों कथन सही है। और आंसर हम चले जाएंगे कहाँ पर? तो डी में चले जाएंगे। वीर शैव मत के संस्थापक कौन थे? वासवेश्वर, वासवन्ना या वासवराज थे। ठीक है, यह लिंगायत का ही एक उपसंप्रदाय था, और आज भी देखते हैं दक्षिण भारत में इसका काफ़ी महत्व है। हंटर कमीशन है। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा पर अपना रिकमेंडेशन किया था।
कि सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और वुड डिस्पैच की नीति का इन्होंने आलोचना किया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ वारेन हेस्टिंग्स की नीति है। इस समय वह रिंग फेंस की नीति चलाते हैं, इसी को कहते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। और वह सबसे पहले अपने ब्रिटिश जो एम्पायर जो बन रहा था उसको सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं और इसी के संदर्भ में उन्होंने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पेश किया था। बंग भंग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। कुछ लोग जो हैं बहुत कम समय तक जिंदा रहते हैं लेकिन बहुत पॉपुलर होते हैं, जिसमें हेनरी विवियन डेरोजियो भी एक थे। निम्न कथन पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो पर प्रारंभ में कांग्रेस का रवैया नकारात्मक था। ठीक है, सही बात है। कांग्रेस भी चाहती थी कि अभी कोई आंदोलन नहीं चले। बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी हो गए, हिंदू महासभा हो गए, ये सभी भी इन्होंने भी इनकार किया, लीग ने भी इनकार किया। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। ओके, तो इस समय इन्होंने एक आंदोलन चलाया था और यह जो आंदोलन था यह बिल्कुल सही था। इसलिए एक से अधिक यानी दोनों का दोनों कथन मेरा सही है। ओके, नेक्स्ट है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को हराया था। ओके, मेजर बारो को। ये सब क्वेश्चन आप लोग बहुत बार बनाए होंगे। कुछ क्वेश्चन एकदम सीधे सीधे आने ही हैं। इसमें देखिए साइड में आंसर है, उसको आप लोग ये नहीं करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था और एन.जी. रंगा इसके महासचिव थे। लाला हरदयाल संबंधित है किससे? तो गदर पार्टी से संबंधित है। ग्रीक रोमन कला कहाँ से आई थी? गांधार कला से यह आई है मेरे यहाँ। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो पाली में लिखी गई थी। ओके, इसलिए इसमें से 44 क्वेश्चन है आपका। ये ऑनलाइन टेस्ट का मैंने डिस्कशन के लिए बनाया हुआ है, आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं। 69 का है ये। और मैंने बताया कि आप लोगों के लिए मैंने व्यवस्था किया हुआ है। अभी तक मेरा 10 टेस्ट मेरा हो चुका है और क्वेश्चन को मैं खुद बनाता हूँ, क्वेश्चन मैं कहीं से भी लेता नहीं हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को स्टडी कीजिए। आपका इसमें से मोर क्वेश्चन आएगा। और हिस्ट्री में से अगर 40 में से 35 क्वेश्चन आपने बना लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया, क्योंकि अब 3 पर 1 निगेटिव आपका जाएगा। तो 1 निगेटिव जाएगा तो 80 से 85 के बीच में जिसका भी स्कोर होगा वह आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। मैं इस तरह से क्वेश्चन का इस बार मॉडलिंग किया हुआ हूँ कि आप 90 क्वेश्चन तक जाते जाते आपका दम टूट जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरा ऐप है और उस ऐप में आप लोग जाएं। उस ऐप में गूगल से भी आप तकसीला या फिर इसमें मैं लिंक डालने जा रहा हूँ, आप लोग उसको करें और क्वेश्चन का स्टडी करें। मैं लगातार हिस्ट्री और पॉलिटी और करेंट अफेयर 3 का मैं लगातार डालने जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्टडी करें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। और मैं कहूँगा कि इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।